हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। गोपालपुर सूर्यवंशी हाउस। वैशाली की बात सुन सुष्मिता जी को एहसास हुआ कि वैशाली ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसका दर्द से रहने का नाटक करते हुए सीढ़ियों पर बैठे। हाँ, मेरा पैर, ये कहते हुए सुष्मिता जी जिनके नाटक को देखते हुए वैशाली ने कहा, आपका घुटना टूटा है और आप एड़ी को दबा रही हैं। जिसकी बात सुन सुष्मिता जी ने अपने घुटने पर हाथ रखते, हम नाटक नहीं कर रहे, हमारा पूरा पैर दुख रहा है। और कहाँ है अजगर? वैशाली ने अपने दोनों हाथ को बांधते हुए कमर पर रख कर कहा, हमरे सामने सीढ़ियों पर बैठी है। सुष्मिता जी ने इधर उधर देखते हुए उछल कर कहा, कहाँ? वैशाली ने अपने जबड़े कस कर भींच लिया। सुष्मिता जी के सामने आकर दांत पीसते हुए, तो सही सही बताइए, यहाँ मौली को बुलाने का मतलब क्या है? वरना साला गुस्सा तो इतना आ रहा है कि महाकाल की कसम अभी तुम्हारा पैर सच में तोड़ दे। सुष्मिता जी ने वैशाली की ठंडी आवाज़ पर घबरा, मैं वैशाली ने आंखें चढ़ाते हुए, मैं का बकरी की तरह का, जुबान को बकरी खा गई का? सुष्मिता जी ने वैशाली के मुठ को देखते हुए गहरी सांस भरकर, चलो अब आपको बता ही देते, हम यहाँ मौली को मौत देने के लिए बुलाए हैं। अगर आप हमारा साथ देती हैं तो हम आपको पूरे 5 लाख देंगे। वैशाली ने सुष्मिता जी के बात सुना, का कम है तो ठीक है, हम आपको 6 लाख देंगे। वैसे भी आपके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। सुष्मिता जी ने वैशाली को लालच देते हुए कहा। वैशाली ने सुष्मिता जी के बात सुन सोचने की एक्टिंग करते, वैसे सही कहा आपने, 6 लाख हम कई महीने अपने पति की जी हजूरी करने के बाद कमा पाएंगे। इससे अच्छा यही है कि हम आपके साथ पार्टनरशिप में काम करें। तो बताओ क्या करना होगा हमको? सुष्मिता जी ने जहाँ, अरे वाह, आप मान गए तो ठीक है। सुनिए, हमने प्लान बनाया है कि सबसे पहले कल सुबह जब वो हमेशा की तरह इंडक्शन चालू करने के लिए जाएगी तो हम इंडक्शन के वायर के काट छाँट कर देंगे, जिससे उसकी शॉक लगेगा और वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। वैशाली ने सुष्मिता जी के बात सुन इम्प्रेस, काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है आपने, उसके बाद क्या करेंगे? सुष्मिता जी ने वैशाली के बाद फिर कहा, जैसा कि हमने प्लान किया है, उसके बेहोश हो जाने के बाद सभी लोग उसको लेकर कमरे में जाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे और हम डॉक्टर को पहले से खरीद लेंगे और उसको पूरे इंजेक्शन लगाने के लिए कहेंगे। फिर उसके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होगा, फिर उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करेंगे और अस्पताल में उसकी मौत हो जाएगी। सब कुछ हो गया ना एकदम एक्सीडेंटली। वैशाली ने सुष्मिता जी का कुछ पर घूरा और ताली बजाते हुए, बिल्कुल सही, तो फिर प्लान कल से शुरू करना है। सुष्मिता जी ने अपना सिर हिलाते हुए, जी कल से शुरू करना है। वैशाली सुष्मिता जी से हाथ मिलाते हुए कहा, हमारी पार्टनर से कतई जहर रहेगी जब 2 कमीनी समधिन मिल जाएंगे एक साथ। सुष्मिता जी ने वैशाली के हाथ मिलाते हुए कहा, मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। वैसे हमको पता था कि आप हमारा साथ देने के लिए मान जाओगे, लेकिन उनको यकीन नहीं है। वैशाली ने आंखें से, कौन माइकल लाल पैदा हो गया है जिसे हम पर यकीन नहीं है? सुष्मिता जी ने जवाब में कहा, अरे हमने आपको बताया नहीं क्या, मौली की असली अम्मा पता नहीं साली को कैसे पता चल गया, वो यहाँ आ गई और उसी ने हमको पैसे दिए। वैशाली ने सुष्मिता जी के बात पर अपनी मुठ्ठियाँ मजबूती से भींचते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, हम भी ज़रूर मिलना चाहेंगे आपकी मालकिन से। सुष्मिता जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ज़रूर, हम उनको बताएंगे कॉल करके। फ़िलहाल कमरे में चलते हैं, कल सुबह को अंजाम देना है। वैशाली ने कहा, हाँ, मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमको भी सब्जी से कल सुबह का इंतजार है। इतना कहकर वैशाली आंगन से निकल कमरे की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देख सुष्मिता जी ने खुद से कहा, हमने कहा था ना, हमको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। ये कहते हुए सुष्मिता जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं वैशाली जब कमरे में आई तब उसने देखा मौली गहरी नींद में सो रही थी। जिसे देख वैशाली ने मौली के पास आकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए, अब तुम्हारी अम्मा को पता चलेगा कि दूसरे के लिए कुआं खोदने पर जब खुद गिरे तो कैसा महसूस होता है। ये कहते हुए वैशाली ने अपना फ़ोन उठाया और सीधा एकांश को कॉल मिला। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से एकांश ने कॉल अटेंड किया। हेलो। वैशाली ने जवाब में कहा, तुम्हारा शक सही था, तुम्हारी सास बेहुदा औरत है और तुम्हारी असली सास बहुत बड़ी डायन है। एकांश ने दूसरी तरफ से आंखें सिकड़ाते हुए कहा, मतलब असली सास मतलब बानी कार्तिक चौधरी? वैशाली ने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, उस डायन ने इस लालची बुढ़िया को पैसे का लालच दिया है और ये लालची बुढ़िया चंद पैसों के लिए मौली की जान लेने के लिए राजी हो गई है और पैर टूटने का नाटक कर रही है। एकांश ने दूसरी तरफ से कहा, चाची, तो आपने मुझे क्यों कॉल किया? आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, बाकी मैं श्रीमती चौधरी से निपट लूँगा। वैशाली ने सिर हिलाया, ठीक है, अब हमको यहाँ बोरियत महसूस नहीं होगा, गुड नाइट। इतना कहकर वैशाली ने कॉल कट कर बिस्तर पर बैठते हुए गुड मॉर्निंग कहने के लिए तुम्हारा मॉर्निंग गुड नहीं होगा सुष्मिता। ये कहते हुए वैशाली होठों पर एक शैतान वाली मुस्कान लेकर मौली के सिर को थपथपाते हुए ले रहे। वही दूसरी तरफ हाथ में वाइन का गिलास पकड़े एकांत से ब्लैक टेबल में अपने बेडरूम में कॉफ़ी टेबल पर बैठा वैशाली की बातों को सोच रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसी ने खटखटाया। एकांश ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाओ। जिसकी बात पर कमरे का दरवाज़ा खुला और अव्यक्त अंदर आया, जिसे अपने बेडरूम में देखे एकांश ने कहा, गुड नाइट। अव्यक्त ने अपने लोअर के पॉकेट पर हाथ डाले एकांश के
सामने आकर कहा। एकांश कहाँ अंश, मुझे तुमसे बात करनी है। एकांश ने अव्यक्त की बात सुनकर रात के इस वक्त, अव्यक्त ने जवाब में कहा एग्जैक्टली रात के इस वक्त। एकांश ने अपने वाइन के गिलास को खाली, क्यों, क्या बात करनी है। अव्यक्त ने अपने हाथ में पकड़े कुछ फोटोग्राफ्स को एकांश के सामने रखते हुए कहा, ये तुम हो। एकांश ने नजरें झुकाकर फोटोग्राफ्स को देखा जिसमें एक लड़का ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट और सिर पर ब्लैक टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए सिगार पी रहा था। उसके सीने से 3 बटन खुले थे जिस कारण उसके सीने पर बना विंग का टैटू साफ नजर आ रहा था, जिसे देखते हुए एकांश आईब्रो सिकुड़ गई और उसने सिर उठाकर अभ्यक्त को देखा जो उसके सीने पर बने टैटू को घूर रहा था। जिसकी नज़र पर एकांश ने कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, नथिंग जस्ट यू। अभ्यक्त ने जवाब दिया, जिस पर एकांश ने कहा, मैं नहीं हूँ। अभ्यक्त ने टैटू की तरफ इशारा, और ये टैटू, इसके बारे में क्या कहना है। दुनिया में न जाने कितने लोग एक जैसा टैटू बनवाते हैं, तो क्या मैं सारे इलीगल धंधों में इन्वॉल्व हूँ, एकांश ने पूछा। अभ्यक्त ने एकांश के पास आकर उसके गले की तरफ अपने हाथ को उठाया जिस पर एकांश अपना चेहरा दूसरी तरफ कर, डोंट टच मी, शट अप एसोल, एक आते हुए अभ्यक्त ने एकांश की गर्दन को पकड़कर सोफे पर दबाकर उसके गले के पास स्किन कलर के लगे हुए टेप को खींचकर निकाल दिया, जिसकी हरकत पर एकांश ने अभ्यक्त के हाथ को अपनी गर्दन से झटका और एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर। उससे पहले एकांश ने उसके मुक्के को पकड़ लिया और उल्टे हाथ एक मुक्का एकांश के गाल पर जरते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ ब्लडी रिसाइकल। उसके मारने पर एकांश ने गुस्से से चिल्लाते, हाउ डेयर यू पंच मी यू बास्टर्ड। ये कहते हुए एकांश ने उसे वाइन के गिलास से फेंक मारा जिस पर अभ्यक्त ने अपना चेहरा साइड में करते हुए, यू आर ए ब्लडी गैंगस्टर। एकांश ने अभ्यक्त के चेहरे को गुस्से से घूरा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिसे देखते हुए एकांश ने सोफे से उठते हुए, तो मैं हूँ गैंगस्टर तो क्या कर लोगे मेरा। अभ्यक्त ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं मरे हुए मुर्दे को मारना पसंद नहीं करता, इसलिए वक्त है सुधर जा, वरना मैं तुझे सुधार सकता हूँ। एकांश ने अभ्यक्त की बात पर उसके सामने सिर उठाकर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, आई एम नॉट ए फकिंग चाइल्ड, जिसे आप यहाँ आकर धमकी दे रहे हो। अभ्यक्त ने एकांश की आंखों में आंखें हो, रियली, सो लिसन, मुझे तुझे गुंडागर्दी करनी है तो अपने पीछे से नाम हटा, क्योंकि मैं तेरे कारण अपने फादर का सिर झुकता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एकांश ने आंखें सिकराते हुए कहा, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, सो स्टिक टू योर बिजनेस। अभ्यक्त ने हल्का मुस्कुराते हुए, तुझे पता है तुझमें और मुझमें क्या फ़र्क है। तू एक आवाराबाज है जो घूमता सारी जगह है लेकिन अगर सिर्फ अपने इलाके में दिखाता है, लेकिन मेरी फितरत ऐसी नहीं, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डैड को तेरे बारे में बता और वो तुमसे नफरत करे। एकांश ने होठों पर तिरछी में कहा, अगर आप उन्हें नहीं बताते हो तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अभ्यक्त ने आंखें चढ़ा, तुम्हें लगता है कि किसी को नहीं पता तुम्हारे इस इलीगल धंधे के बारे में। एकांश आंखें चढ़ा पूछा, और किसे पता है। अभ्यक्त ने जो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर हेडलेस एंजल का हेड कौन है। अगर वो एक बार उन्हें मिल गया तो वो उसे मार डालेंगे, क्योंकि वो इलीगल कामों को बढ़ावा देता है दूसरे देशों के साथ मिलकर, जो कि यहाँ के लिए सही नहीं है। एकांश ने अभ्यक्त की बात पर अपने दांत पीसते हुए, तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थे जब उनकी आर्मी एक आदमी इतने सारे ड्रग्स में स्मगलिंग कर रहा था और मुझे लगभग मार डाला था। मैं भी तो इस राष्ट्र के लिए आर्मी में गया था ना, एक नाम बनाने, अपनी पहचान बनाने, तो मुझे क्यों नहीं बचाया तुम्हारे राष्ट्र ने। ऑल आर जेब्स बास्टेड। अभ्यक्त ने आंखें सिकराते हुए, गलती तुम्हारी भी है, तुम जिंदा थे, तुम चाहते तो मदद ले सकते थे। एकांश ने आंखें सिकरा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना संगठन है और ऐसा संगठन है जिनका तुम्हारे राष्ट्र ने मदद नहीं की, अब खुद आगे बढ़े, इसलिए राष्ट्र का माला जपना बंद करो। अभ्यक्त ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, एकांश मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम इस हेडलेस एंजल को जड़ सहित खत्म कर दो या मुझसे सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। एकांश ने एक खपकी भरी आवाज़ में कहा, सामना, हु आर यू, जिसकी बात मैं सुनूं वो मैं वही करूंगा जो मेरे लिए और मेरे लोग के लिए सही हो। अभ्यक्त ने अपने दोनों हाथ को मोड़कर कमर पर रखते हुए, आई एम द कमांडर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अभ्यक्त के बाद एकांश के चेहरे के सारे रंग उड़ गए, उसके माथे पर हल्के ठंडे पसीने आ गए, जिसे देखते हुए अभ्यक्त ने उसके गाल को थपथपा कर कहा, माई लील ब्रो, अपने हाथ से पाला है, तुम्हें बेहतर तरीके से पता तुम कितने पानी में हो, इसलिए सुधर जा, वरना डैड तो नहीं सुधार पाए, मैं जरूर सुधार दूंगा। इतना कहकर अभ्यक्त एकांश के कमरे से बाहर चला, जिसके जाने के बाद एकांश ने अपने सीने पर हाथ रखा। तब उसने महसूस किया कि उसका दिल 72 से ज़्यादा बार धड़क रहा था, जिस कारण सोफे पर बैठ गया। उसके होठों पर कँपा रहे थे और घबराहट और डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिस कारण उसने अपना फ़ोन उठाकर सीधा विध्वंस को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से विध्वंस ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ। एकांश ने जवाब में कहा, पिछले महीने NSO के गार्डन ने हमारे कितने लोगों को मारा था। विध्वंस ने जवाब में कहा, 10 लोगों ने।
क्या हुआ, एकांश ने कहा, और जो मैंने कमांड दिया था एनओसी के कमांडर के बारे में पता लगाकर उसे मार डालो, उस कमांड को रद्द करो। विध्वंस ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन क्यों? उन लोगों ने हमारे 10 लोगों को मारा। अंश तू समझ रहा है, बेवजह मारा। एकांश ने गुस्से से, तुमसे जितना कहा उतना करो, जल्द से जल्द उसे कमांड को रद्द करो और किसी को भी एनओसी कमांडर के बारे में पता चलने मत देना। विध्वंस ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तुझे हो क्या गया है और मुझे नहीं पता कौन है कमांडर। इनफैक्ट किसी को पता नहीं है, बस उनकी आवाज़ सुनी और कुछ नहीं। लेकिन बात क्या है ये पता? एकांश ने जवाब में, कुछ नहीं, बस इस कमांड को रद्द करो। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और फोन को सोफे पर फेंकते हुए गहरी सांस में, वाई बिग ब्रो, वाई डू यू वांट टू बी ए हीरो? ऑर्डिनरी इंसान बनकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ये कहते हुए एकांश ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद हो। वहीं अव्यक्त जब अपने बेडरूम में पहुंचा तब उसने देखा अवधि सो रही थी, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने कबर्ड को खोला और उसमें से एक सिगरेट का पैकेट निकालकर बालकनी की तरफ चलाया और लाइटर से सिगरेट को जलाते हुए कस भर एक सिगरेट खत्म करने के बाद दूसरा सिगरेट जलाकर वहीं पर कुर्सी पर बैठकर खुद से कहा, सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। ये कहते हुए अव्यक्त ने अपने हाथ को, जिसे उसने एकांश को मुक्का मारा था, जिसे याद कर उसने अपना हाथ रेलिंग पर दे मारा और अपना सर रेलिंग से टिका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और देखते ही देखते उसकी उंगलियां सूज गई, जिसके बाद उसने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, रिलैक्स अभी, ही इज़ योर लिटिल बेबी, यू डोंट नीड टू बी स्ट्रीच विथ हिम। ये कहते हुए अव्यक्त ने गमले में सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को रख दिया और कमरे में आ गया। जहां अवधि को देखते हुए उसने खुद से कहा, ये भी एक अजीब पहेली है, क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? ये कहते हुए अव्यक्त ने अपने दांत पीस लिए और सिगरेट को वापस कवर्ड को खोलते हुए सिगरेट का पैकेट अंदर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त सुबह हो रही थी, जहाँ अद्विक बाहर जॉगिंग के लिए आया हुआ। तब उसकी मुलाकात प्राची से हो गई, जिसे देखते ही अद्विक को पिछले रात की सारी घटनाएं याद आ गई और वो हल्का सा शर्मा गया। फिर अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए प्राची के सामने कहा, हेलो। प्राची ने अपने कान से हेडफोन निकालते हुए अद्विक को देखकर कहा, हम। अद्विक ने प्राची के जवाब को ना पाकर कहा, तुम भी कुछ बोलो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। प्राची ने जवाब में कहा, हेलो। अद्विक ने आंखें सिकुड़ाते हुए, अगर तुम इतनी ही चुप रहने वाली हो तो नहीं चलेगा, थोड़ा बोलो, खुलकर हंसो। प्राची ने आंखें चले, इससे क्या लेना देना? अद्विक ने जवाब में कहा, तुम अभी सिर्फ 17 की हो, तुम्हारी उम्र में। प्राची ने बीच में कहा, मेरे उम्र के बच्चे ढेर सारे बॉयफ्रेंड बनाते और यहाँ से वहाँ घूमने जाते हैं, ठीक कहा ना? अद्विक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, ढेर सारे बॉयफ्रेंड नहीं बनाते, सिर्फ एक फ्रेंड बनाते और उसी से काम चलाते हैं। प्राची ने आंखें रोल करते हुए कहा, तो बताइए, मेरी उम्र में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? अद्विक ने जवाब में कहा, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वो क्या है ना, मेरे सारे ब्रदर्स उन्हें भगा देते थे, इसलिए कोई लड़की भाव नहीं देती थी। प्राची ने इम्प्रेस होते कहा, वाओ। अद्विक ने आंखें से, इसमें वाव वाली कौन सी बात है? प्राची ने जवाब में कहा, इसका मतलब आपकी पहली किस मेरे साथ हुई है। अद्विक ने उसके साथ चलते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसमें बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसके मैंने छुआ है। प्राची ने अद्विक की बात सुनकर पूछा, तो फिर आप मुझसे नहीं जानना चाहेंगे कि आप कितने नंबर के हो? अद्विक के कदम रुक गया और उसने कन्फ्यूजन में प्राची को देखते, क्या मतलब? प्राची ने अद्विक के रिएक्शन को देखते हुए, मतलब ये कि तुम कितने नंबर के हो जिसे मैंने किस किया? अद्विक ने प्राची की बात सुन अपने कंधे उचकाते हुए, मुझे नहीं पता। प्राची ने जाकर एक बेंच पर बैठते हुए कहा, अजीब नहीं लग रहा? एक्चुअली यू से वाइल्ड थिंग्स ऑल द टाइम, इसलिए तुम्हारी ये वाली बात मुझे ज़्यादा अजीब नहीं लग रही। अद्विक ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। प्राची ने सिर घुमाकर अद्विक की तरफ देखा और अपने पैरों को झुलाते हुए कहा, हाँ, यू आर माई फर्स्ट किस। अद्विक ने सीरियस वाली नज़रों से प्राची को देखते हुए कहा, प्राची, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। प्राची ने अद्विक की तरफ देखा और खड़े होते हुए कहा, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? अद्विक ने अपना सिर हिला दिया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए कहा, तुम पैदल आई थी? प्राची ने जवाब दिया। अद्विक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, वाट, तुम 6 किलोमीटर चलकर आई थी? प्राची ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, कम है या क्या? ठीक है, कल से 10 कर लूँगी। अद्विक ने सिर नहीं में हिला प्राची के दरवाज़ा खोलते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों साथ में आएंगे, कल से कार में लेकर आऊँगा। प्राची जाकर गाड़ी में बैठ गई और अद्विक जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी सीधा रेस्टोरेंट की तरफ भगा दिया, जिसे देखते हुए प्राची ने कहा, आपने कभी स्ट्रीट का खाना खाया है? अद्विक ने जवाब में कहा, एक बार ट्राई किया था, लूज मोशन हो गई थी, इसलिए नहीं खाता। प्राची ने अपनी आंखें रोल करते हुए, कुछ ज़्यादा ही अमीर हो आप क्या ये तुम्हारा टॉन्ट था? नहीं, तारीफ कर रही थी, प्राची ने जवाब दिया। जिसे सुन अद्विक ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और उनकी कार आकर एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। दोनों बाहर निकले और अंदर चले आए, जहाँ अंदर आकर प्राची जाकर कुर्सी पर बैठ गई और अद्विक भी आकर बैठ गया। वेटर ने दोनों को देखा और मेनू लाकर देते हुए कहा, व्हाट इज़ योर ऑर्डर सर? अद्विक ने मेनू कार्ड को देखा और उसे इशारा करते हुए कहा, 2 कॉफ़ीज विथ मिल्क पैनकेक
एंड डबल एग ऑमलेट। वेटर ने अपना सिर हिला और प्राची की तरफ इशारा करते हुए अद्विक से कहा, योर गर्लफ्रेंड इज क्यूट सर। अद्विक ने वेटर की तरफ देखा और प्राची की तरफ देखा जो कि अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, जिसे देखते अद्विक ने सिर हिला दिया और वेटर वहां से चला गया। जिसके जाने के बाद प्राची ने अपना फ़ोन नीचे रखते हुए कहा, माई डियर बॉयफ्रेंड, आई डोंट लाइक इट इफ समवन कॉम्प्लीमेंट्स मी। अद्विक ने हैरानी से प्राची को देखते हुए, क्या? फिर से कहो। कान तरस गए थे सुनने को। प्राची ने अद्विक के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अद्विक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। प्राची ने अपना हाथ पीछे कर लिया जब अचानक अद्विक के पीछे बैठे इंसान पर उसकी नज़र गई जो कि उसे ही देख रहा था, जिसे देखते हुए प्राची के चेहरे के भाव बदल गए, जिसे अद्विक ने नोट किया और सिर घुमाकर पीछे देखा जहां चिराग बैठा हुआ था। जिसे देखते हुए अद्विक ने प्राची के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं हमारा नाश्ता पैक करवा लेता, हम आराम से घर खाएंगे। इतना कहकर अद्विक उठकर खड़ा हो गया, जिस पर प्राची ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, यहाँ पर वो व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अद्विक ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, मुझे लगा तुम यहाँ पर अनकम्फर्टेबल हो रही हो। प्राची ने सिर नहीं में हिला था, मैं भला क्यों अनकम्फर्टेबल होंगी? मैं ये रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई भी आ सकता है, इसलिए सबको इग्नोर कर अपने नाश्ते पर फोकस करते हैं। जिसकी बात सुनकर अद्विक फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और प्राची को देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आप पर है। अद्विक ने प्राची की मुस्कुराहट पर अपना सिर हिला दिया, जिन्हें चिराग ने देखा और उनके पास आ गया, जिसे अद्विक ने एक नज़र देखा और इग्नोर करते हुए प्राची की तरफ देखने लगा। अद्विक को इग्नोर कर चिराग ने प्राची से कहा, प्राची, मुझे तुमसे बात करनी है। प्राची ने अद्विक से नज़रें हटा चिराग को देखते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, इसका मतलब मैं बिजी हूँ। चिराग ने प्राची के बात पर आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, ये लड़का रिश्ते में तुम्हारा भाई है और तुम इसे अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो। अद्विक ने चिराग की बात सुन आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या बकवास है? प्राची ने चिराग को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि इसके साथ मेरा कितना गहरा रिश्ता है, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भीड़ कम कीजिए, मुझे ज़्यादा भीड़ में घुटन होती है। चिराग ने प्राची की बात पर गुस्से से कहा, प्राची, मैं तुम्हारा फादर हूँ। प्राची ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अद्विक से कहा, अब मुझे यहाँ पर अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, हम घर चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अद्विक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। ये कहते हुए अद्विक उठकर खड़ा हो गया, जिसे देख चिराग ने दांत पीसते हुए कहा, अद्विक सारंग, तुम और तुम्हारा पूरा खानदान हमेशा मेरी खुशियों को पीछे क्यों उंगली घुसाए रहता है? अद्विक ने बिना किसी भाव के चिराग को देखते हुए कहा, अच्छा मजाक करते हैं आप? अगर आप खुश होते तो यहाँ आकर अपनी बेटी को नाखुश नहीं करते। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है क्योंकि आप अपनी बेटियों को उनके बॉयफ्रेंड के साथ खुश देख रहे हैं। चिराग ने अद्विक को घूरा, जिस पर अद्विक ने उसे इग्नोर करते हुए प्राची की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मच्छर बहुत भिन भिन करते हैं, चलो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसी तरह कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी